बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप? आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, और आपका बेहद शुक्रिया, और उन तमाम स्कूल ओनर्स का शुक्रिया, तमाम टीचर्स का शुक्रिया कि जो हमारे शॉर्ट नोटिस पर आपने इस जूम सेशन को ज्वाइन किया और आज हमारी इस काविश को कामयाब करने में अपना किरदार अदा किया। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आज के इस सेशन की कामयाबी इंशाल्लाह, इसका तमाम तर क्रेडिट मैं अपने प्यारे दोस्त गोहर परवेज साहब को देना चाहता हूं कि जो हमेशा से मॉरली सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, और हमेशा कुछ नया करने का कहते हैं कि इरफान भाई कुछ नया करते हैं ताकि हम पॉजिटिव वैल्यू एडिशन इन सोसाइटी कर सकें। तमाम स्कूल ओनर्स को और तमाम टीचर्स को दिल की अथाह गहराइयों से इस जूम सेशन में वेलकम कहता हूं। आज के जूम सेशन में जो हमारा 40 मिनट का लेक्चर होगा, उसमें हम कोशिश करेंगे कि परफॉर्मेंस को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे टीचर कम्युनिटी है और हमारे वो लोग हैं जो फ्रंट हैंड पर काम करते हैं, जो जिनके हाथ में एक कौम की तकदीर और तदबीर दोनों उनके हाथों में है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम परफॉर्मेंस किस तरीके से बेहतर की जा सकती है और परफॉर्मेंस का एटीट्यूड के साथ क्या ताल्लुक है, इसको हम आज के इस सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया और आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। चलें आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो ड्यूरिंग सेशन आप अपने क्वेश्चन को होल्ड रखिएगा, और उस क्वेश्चन को आफ्टर द सेशन क्वेश्चन आंसर के दुरानिये में आप जरूर पूछिएगा, ताकि हम एक पॉजिटिव तरीके से अपने सेशन को क्लोज कर सकते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन बेसिकली परफॉर्मेंस पर है। परफॉर्मेंस क्या होती है, कारकर्दगी किसे कहते हैं, इसको समझने से पहले इंशाल्लाह हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये एटीट्यूड क्या होता है। क्योंकि मैंने ये सुन रखा है कि परफॉर्मेंस का ताल्लुक जो आप कारकर्दगी करते हो, जो आप परफॉर्म करते हो, whether you are a math teacher, whether you are a chemistry teacher, whether you are a primary teacher, and whether you are a human being, आप कोई भी इंसान हो, कोई टीचर हो, आप किसी भी मकतबा हाय जिंदगी से ताल्लुक रखते हो, आप किसी ना किसी जगह पर कोई प्रैक्टिकल एक्टिविटी जरूर परफॉर्म करते हो, और उस एक्टिविटी के आप बेहतर रिजल्ट्स जरूर लेना चाहते हो, और वो जो आपकी परफॉर्मेंस है उसका हम एक फार्मूला जनरेट करेंगे। उस परफॉर्मेंस का बहुत ज्यादा ताल्लुक जो है वो इंसानी रवैयों के साथ होता है, जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड की जो डेफिनेशन आपके बोर्ड पर डिस्प्ले होगी, इससे पहले कि वो डिस्प्ले हो जाए हम एक छोटी सी एग्जांपल को समझते हैं। ये एटीट्यूड होता क्या? आप फर्ज करें कि एक चिराग है, वो चिराग जो है उसको हमने जलाना है। वो मट्टी का एक चिराग है या मट्टी का एक दिया है। वो मट्टी का दिया जलेगा कैसे? बड़ी आसान सी बात है कि उस मट्टी के दिए के एज पर एक रुई का गाला होगा, एक रुई की लौ होगी, और उस रुई की लौ को आग दिखाने वाला कोई एक बाहर का शख्स होगा। और वो जो बाहर का शख्स होगा वो कोई भी हो सकता है, मिस्टर ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है। और रुई के गाले को और रुई रुई की लौ को आग लगाएगा। लेकिन बहुत हद तक वो अगर आग लगा भी दे तो थोड़ी देर के लिए वो दिया जलेगा, फिर बुझ जाएगा। अगर उसके दिए के अपने अंदर तेल मौजूद ना हो, तो चिराग को जलने के लिए, दिए को जलने के लिए उसके अंदर तेल का होना बहुत जरूरी है। इट्स मीन वो जो अंदर का तेल है, वो जो इंटरनल क्वालिटी है, बुनियादी तौर पर वो जलती है। हाँ, बाहर से कोई एक शख्स उसको आग जरूर दिखाता है। इसका हम आगे आने वाले कुछ स्लाइड्स में इसका जरूर जिक्र करेंगे कि वो कौन होता है। उसको हम मेंटोर कहते हैं, उसको लीडर कहते हैं, उसको
रहनुमा कहते हैं, उसको टीचर कहते हैं, उसको मुर्शिद कहते हैं। बहरहाल ये जो एटीट्यूड होता है ये एक एक वे है, एक ऐसा तरीका है जो आपकी इंटरनल क्वालिटी को, इंटरनल फीलिंग को, इंटरनल कोर्स ऑफ एक्शन को आपके सामने लाता है। तो एटीट्यूड की जो डेफिनेशन साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने बताई है, उसको अगर हम अपने उर्दू लैंग्वेज में, अपनी जबान में बताना चाहें कि ये अंदर की फीलिंग का नाम है, और आपके अंदर की ऐसी फीलिंग का नाम है जिसने एक रवैया बनाना है। वो रवैया जो है आपका कैसे बनता है, इस पर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि अ सेलेक्टेड वे है ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट एनीथिंग, अबाउट समथिंग। एक सिलेक्टेड तरीका कार है सोचने का, समझने का, आपकी फीलिंग का किसी चीज के बारे में। इसको हम एटीट्यूड कहते हैं, इसको हम रवैया कहते हैं। और इसका वो दिए का जो अंदर का तेल है बेसिकली वो रवैया है। इसकी एक एग्जांपल मैंने और सुन रखी है कि एक गुब्बारे वाला था, वो गुब्बारे बेच रहा था। तो जब वो गुब्बारे बेच रहा था तो रंग बिरंग के गुब्बारे उसके पास मौजूद थे। रंग बिरंग के गुब्बारे लेकर वो खड़ा था। एक बच्चा उसके पास आया जिसका अपना रंग थोड़ा सांवला था। उसने कहा कि पाजी, ये जो आपके पास काले रंग का गुब्बारा है ये भी उड़ता है? उस बंदे को पता नहीं क्या तरस आया उस बच्चे के मासूमाना सवाल पर। उसने फौरन से पहले गुब्बारे का धागा तोड़ा और उसको हवा में छोड़ दिया, और वो हवा में उड़ गया। और उसने फिर कहा, बेटा, कलर से, रंग से कोई नहीं उड़ता, उसके अंदर की जो क्वालिटी है, वो जो अंदर गैस थी, इसने उसको उड़ाया है। इसी तरह दोस्तों ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये आपके अंदर की क्वालिटी है जिसने आपको परफॉर्म करवाना है। ये एटीट्यूड कितनी किस्मों का होता है, अगली स्लाइड में हम इसकी एटीट्यूड की किस्में आपको बता देते हैं। क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस का सारा तरीका वारदात जो है वो एटीट्यूड के साथ रिलेटेड है। एटीट्यूड को दोस्तों हम चार हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं: पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, न्यूट्रल एटीट्यूड और सेकंड एटीट्यूड। टाइप्स ऑफ एटीट्यूड में हम एटीट्यूड को, रवैये को चार हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। नंबर एक में हम पॉजिटिव एटीट्यूड, नंबर दो में नेगेटिव एटीट्यूड, और नंबर तीन पे न्यूट्रल एटीट्यूड, और नंबर चार पर सेकंड एटीट्यूड। अब पॉजिटिव और नेगेटिव को हम जरा थोड़ा सा इकट्ठा समझते हैं और फिर हम अपनी बात को आगे लेकर चलते हैं। फर्ज करें कि आपके पास एक गिलास है जिसमें आधा पानी है। ये मिसाल हमने बेशुमार दफा सुनी है कि गिलास आधा पानी का भरा हुआ है। अब किसी बंदे से, किसी दो लोगों से आप पूछें कि ये गिलास के बारे में, अगर आप उसकी कैफियत पूछें, तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला होगा वो कहेगा ये ग्लास आधा भरा हुआ है, और नेगेटिव एटीट्यूड वाला कहेगा ये ग्लास आधा खाली है। हालांकि दोनों बात एक ही कर रहे हैं, बट द वे ऑफ थिंकिंग, बट द वे ऑफ फीलिंग ऑफ बोथ द पर्सन आर डिफरेंट। बात दोनों ने सच कही है, लेकिन दोनों का सोचने समझने का अंदाज डिफरेंट है। पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हर बात में पॉजिटिव कोशिश करते हैं कि चीजों को देखने की। मिसाल के तौर पर कोरोना के दिन हैं, और कोरोना के दिनों में लोगों से, अगर पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोगों से आप पूछेंगे कि यार कोरोना की सूरत हाल में आपको क्या मिला, यानी ये सूरत हाल क्या है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले कहेंगे हाँ, इसने हमें अपने आप से मुलाकात दी है, इसने हमें खुदा की पहचान दी है, इसने हमें अपनी फैमिली के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया है, इसने हमें अपनी बीवी और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका फराहम किया है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग जो होते हैं वो, एक ही इवेंट होता है
उस इवेंट से पॉजिटिविटी को निकालने की कोशिश करते हैं। अब नेगेटिव एटीट्यूड वाले अगर इसी कोरोना की सूरत हाल को हम समझें, तो अगर उनसे पूछा जाए तो वो क्या बात बताएंगे आपको? वो कहेंगे सर इसने तो हमें बीमारी दी है, इतने लोग मर गए हैं, इकोनॉमी का बुरा हाल है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम क्रैश होने को है, और इस तरह की बेशुमार बातें। हमारा मीडिया बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाने में अपना किरदार अदा करता है। एक ही इवेंट होता है, उस इवेंट को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर फ्लैश कर करके बताया जाता है कि ये वाकया इस तरह हो गया, ये वाकया इस तरह हो गया, फलां जगह पे ये हो गया, फलां जगह, यानी वो हर बात में नेगेटिविटी को निकालने की कोशिश करते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड को समझने की बहुत जरूरत है। इसके बाद एक और एटीट्यूड साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने उसको बताया, उसको हम न्यूट्रल एटीट्यूड कहते हैं। ये न्यूट्रल एटीट्यूड वाले बड़े कमाल और बड़ी अजीब की कैफियत के लोग होते हैं। वो कहते हैं ना कि जिधर की चली हवा उधर के हम हो लिए। ये ना जनाब, ये देखते हैं ना, जिस साइड पर पलड़ा भारी होता है, ये अपने एटीट्यूड को उस तरह मोल्ड करने की सलाहियत रखते हैं। न्यूट्रल एटीट्यूड वाले लोग अपने एटीट्यूड को वक्त के मुताबिक ढाल लेते हैं। वक्त के मुताबिक वो अपने आप को पॉजिटिव एटीट्यूड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। इनको हम ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं। साइकोलॉजी और सेक्रेटरी में इनको बड़ा 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 डेंजरस किस्म का ये एटीट्यूड है, क्योंकि ये इनका पता नहीं चलता कि ये पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग हैं या नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को फॉलो कर रहे होंगे। और चौथी किस्म का एटीट्यूड या रवैया जो हमारे लोगों के अंदर मौजूद होता है, उसे हम सिकन एटीट्यूड कहते हैं। देखिए, हमने अभी एक एटीट्यूड पढ़ा है पॉजिटिव एटीट्यूड। सेकंड और एटीट्यूड वाले लोग कौन होते हैं? सेकंड एटीट्यूड वाले लोग वो होते हैं जो पॉजिटिव एटीट्यूड को डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। यानी ये ऐसा रवैया रखने वाले लोग होते हैं जो पॉजिटिविटी को, मिसाल आपको दे देता हूं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे लोग होंगे जो दूसरों के पॉजिटिव एटीट्यूड को डैमेज करते हैं और उनको डेंजरसली नेगेटिव एटीट्यूड में और डैमेजिंग एटीट्यूड में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत सारी एग्जांपल इसकी होती हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ लोग ऐसे जरूर मौजूद होते हैं जो पॉजिटिव लोग काम कर रहे होते हैं, उनके जहनों को खराब करते हैं और उनके पॉजिटिव एटीट्यूड को पहले नेगेटिव में और फिर डेंजरसली नेगेटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, साइकोलॉजी में रवैयों को 4 हिस्सों में आज की इस गुफ्तगू में हम एक्सप्लेन कर देते हैं। आप चूंकि टीचर कम्युनिटी हो, तो आपके सामने ये हम चीजें रख रहे हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, न्यूट्रल एटीट्यूड है और सिकन एटीट्यूड। अब इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें तलाश करना है कि ये हमारी जिंदगियों के रवैये बनते कैसे हैं, वो कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो कौन से कंस्ट्रक्टिव ब्लॉक्स हैं जो हमारे एटीट्यूड को बेसिकली बनाते हैं। यानी अगर मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है तो मेरे एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने में किसका रोल है? अगर मेरा एटीट्यूड नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव बनाने में किसका रोल है? अगर मेरा एटीट्यूड न्यूट्रल है तो उसमें किसका किरदार है? और अगर मैं सिकम एटीट्यूड में मौजूद हूं तो उसमें किसका किरदार है? और इससे भी अगला सवाल हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम अपने नेगेटिव एटीट्यूड को, न्यूट्रल एटीट्यूड को और सिकन एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में इस एज में पॉजिटिवली कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा आज आपको ये बात समझाने का मकसद ये तो नहीं कि हम आपको सिंपल थोड़ा सा नॉलेज दे दें, यार ये लोग होते हैं। हम
आज ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, वो कहते हैं इट इज नॉट डिफिकल्ट टू डू व्हाट इज राइट बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो व्हाट इज राइट। ये जानना मुश्किल, ये करना मुश्किल नहीं है कि सही क्या है, ये जानना बहुत मुश्किल है कि सही क्या है। तो पहले अगर आप सही जान लो कि ये सही है या गलत है, और अगर गलत है तो उसको आप ठीक कर सकते हो। और फिर एक और सवाल होता है कि क्या इस एज में भी हम ठीक कर सकते हैं? यस, बहुत सारे चांस हैं। ऐसा मुमकिन है कि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हो सकते, लेकिन हम जिन उस्तादों के पास इल्म हासिल करते हैं उन्होंने बहुत सारे तरीके बताए हैं कि इस एज में भी हम अपने नेगेटिव, न्यूट्रल एंड सिकम एटीट्यूड को पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल ये जानने की कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एटीट्यूड कौन से होते हैं, वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आपका एटीट्यूड बनता है। इसको हम 4 E's में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम 4 E's कहते हैं। ई फॉर एलिफेंट। अच्छा, वो 4 E हैं जिसके जरिए एक आम इंसान का एटीट्यूड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलप होता है। उसका पहला ई जो है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। यानी आपका रवैया किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्टिव ब्लॉक है जो आपके रवैये को बुनियादी तौर पर बिल्ड करता है, वो आपकी इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट के अंदर आप जिस फैमिली में आपने जन्म लिया है, जिस फैमिली में आप पैदा हुए हो, आपके घर का माहौल क्या था। देखें, बहुत सारे ऐसे भी हमारे सामने केसेस आते हैं कि फैमिली में जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है उससे पहले हालात किस किस्म के होते हैं, घर का माहौल टेंस है, हैप्पी है, वो बच्चे की पैदाइश पर और उसकी उसकी ज़हनी सलाहियत पर असरअंदाज होता है। हम एक जगह पढ़ रहे थे कि बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है वो अपनी माँ के जब वो बर्थ से पहले जब बच्चा अपनी माँ के पास होता है उस वक्त उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। और वो माँ जिस तरीके से सोचती है उसी तरह बच्चे की निगहदाश्त होना शुरू होती है, उसी तरह उसका एटीट्यूड डेवलप होता है। और हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा मसला ये है, और खास तौर पर हमारी कंजर्वेटिव पाकिस्तान सोसाइटी में जब बच्चे की पैदाइश का अमल मुमकिन हो रहा होता है उस पर माँ के लिए बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन होती हैं, और बहुत हालात खराब होते हैं जिसकी वजह से बच्चे की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होती। अच्छा, एक तो घर का माहौल, फिर उसके बाद बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, कहते हैं उसने अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का 50% तो अपने घर से हासिल किया। फिर वो जब 18 साल की उम्र तक पहुंचता है तो वो अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का 80% कंप्लीट कर लेता है, और फिर सारी जिंदगी 20% कंप्लीट करता है। तो एक बच्चा अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का 50 to 80% तो 4 साल की उम्र में हासिल कर लेता है। तो उसका रवैया जो है वो वही होगा ना जो उसकी फैमिली का रवैया है, या जो उसके गली मोहल्ले का रवैया है, या जिस किस्म के इन्वायरमेंट में उसने आंख खोली है, वो जिस किस्म के स्ट्रेस में जिंदा है, जिस किस्म के फैमिली प्रेशर के अंदर उसकी जिंदगी गुजर रही है, तो वो उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर और उसके रवैयों पर, उसकी इंटरनल थॉट और इंटरनल फीलिंग पर असरअंदाज होता है। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव ब्लॉक में दूसरा नंबर आता है जी एजुकेशन का, ई फॉर एजुकेशन। अब आपका बच्चा या आपकी आपके रवैये आपकी एजुकेशन कंस्ट्रक्ट करती है। आपकी तालीम डिसाइड करेगी कि आपका रवैया क्या है। आपने किस किस्म के स्कूल से तालीम हासिल की है। आप स्कूल बिल्डिंग का नाम नहीं, आपने किस किस्म के उस्ताद से तालीम हासिल किया, और उस उस्ताद का अपना विजन क्या था, उस उस्ताद की अपनी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या थी। क्योंकि मैंने एक जगह पर पढ़ा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक औरत ट्रेन में सफर कर रही थी, और उसका 5 साल का बच्चा उसके पास बैठा किताब पढ़ रहा था।
तो किसी ने उस औरत से पढ़ा, 5 साल का आज का बच्चा जो है वो तो मोबाइल से खेलता है, आपका बच्चा किताब कैसे पढ़ता है? उसने कहा बच्चे वो नहीं करते जो हम कहते हैं, बच्चे हमें कॉपी करते हैं। आप अगर मोबाइल से खेलेंगे तो बच्चा आपको कॉपी करेगा, और अगर आप किताब पढ़ेंगे तो बच्चा आपको कॉपी करेगा, आप तो वो किताब पढ़ेगा। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम डिसाइसिव मूवमेंट है, वो आपकी बच्चों के रवैयों को, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में अपना पूरा किरदार अदा करता है। तो एजुकेशन किस किस्म के इदारे से आपने हासिल की, वहां का माहौल माहौल जो है वो कंस्ट्रक्टिव था, वो डिस्ट्रक्टिव था, वो डेवलपमेंट करने वाला था, वो किस किस्म का माहौल था जिसमें आपने एजुकेशन, आपका उस्ताद कौन था, आपने किस किस्म के उस्ताद से तालीम हासिल की, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट क्या थी। तो ये आपके उस्ताद, आपका एजुकेशन सिस्टम। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां बखेर दी गई। आप सारे लोग उस्ताद हो, मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप आप कौम की तरबियत करने लगे हो, और कौम की तरबियत करने में सबसे ज्यादा किरदार वो उस्ताद का है, क्योंकि बच्चा 2 साल से लेकर 3 साल से लेकर 4 साल से लेकर वो आपके पास है, और वो बच्चा आपको कॉपी करेगा। और अगर आपकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अच्छी ना हुई तो बच्चा डेफिनेटली आपको कॉपी करेगा, और आप का वो सारा सारा निजाम और पाकिस्तान का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप तमाम असातिज़ा से रिक्वेस्ट करता हूं कि कौम की तालीम और तरबियत पर पूरी तवज्जो दीजिए, ताकि हम एक अच्छा मुआशरा तरतीब दे सकें। रवैयों को तरतीब देने में पहला जो किरदार था वो एनवायरनमेंट का था, दूसरा एजुकेशन का था। फिर आप थोड़े से बड़े हो जाते हो, फिर आप किसी जगह पर जॉब करते हो, तो वहां पर ई फॉर एक्सपीरियंस, आप किसी जगह पर जॉब करते हुए आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको तजर्बात होते हैं, आप डिफरेंट जगह पर जाकर वर्क एक्सपीरियंस करते हो, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो आपको एक्सपीरियंस होगा जो आपके रवैयों को बिल्ड करेगा। हो सकता है कि एक जगह आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, तो कई दफा ऐसा होता है कि उस एक जगह के नेगेटिव एक्सपीरियंस को आप दूसरी जगह पर प्रैक्टिस करते हैं। तो एक्सपीरियंस आपका कंस्ट्रक्टिव एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर एटीट्यूड होता है। और एक्सपीरियंस और एक्सपोजर में फर्क होता है। एक्सपीरियंस ये होता है कि आपने एक जगह पर, फर्ज कर लें कि 5 साल तक जॉब किया है, इट्स मीन आपका एक्सपीरियंस 5 साल का है, लेकिन आपका एक्सपोजर एक ऑर्गेनाइजेशन का है। लेकिन अगर आपने 3 साल एक ऑर्गेनाइजेशन में और 2 साल दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब की है, आपका एक्सपीरियंस 5 साल का है और आपका एक्सपोजर दो ऑर्गेनाइजेशन का। तो चौथा ई जो है वो एक्सपोजर है। तो आपका एटीट्यूड डेवलप करने का जो फोर्थ एलिमेंट है वो एक्सपोजर है। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं अपनी बात को। हम बेसिकली आज टीचर कम्युनिटी के साथ परफॉर्मेंस पर डिस्कस कर रहे हैं। एटीट्यूड रवैयों को कहते हैं, और रवैये आपकी परफॉर्मेंस में किरदार अदा करते हैं। ये रवैया 4 किस्म के होते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, सिकम एटीट्यूड होता है। और इसको बिल्ड करने के 4 बुनियादी तौर पर फैक्टर होते हैं जो आपके रवैयों को बिल्ड करते हैं, आपके रवैयों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके जी, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जब आप बात करेंगे परफॉर्मेंस पर, तो परफॉर्मेंस किसे कहते हैं उसके लिए हम एक इक्वेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम एक दोस्तों आपके साथ एक इक्वेशन शेयर करेंगे, उसको हम एक परफॉर्मेंस इक्वेशन कहते हैं। परफॉर्मेंस क्या होती है? परफॉर्मेंस आपकी कारकर्दगी को कहते हैं, आपने किस तरीके से परफॉर्म किया है। अच्छा, आपकी परफॉर्मेंस, वैसे तो किसी इंसान की परफॉर्मेंस को
हम मटीरियलाइज नहीं कर सकते कि इसने इतना परफॉर्म किया, इसने इतना परफॉर्म किया, लेकिन फिर भी हम एक छोटी सी एग्जाम्पल और एक छोटे से फार्मूले से बात को समझने की कोशिश करते हैं। अभी एक आपके सामने इक्वेशन डिस्प्ले होगी, वो इक्वेशन देखिएगा और फिर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। परफॉर्मेंस की इक्वेशन मैंने आपके सामने रखी है। परफॉर्मेंस बराबर होती है के प्लस एस और उसको मल्टीप्लाई कर दे ए से। के प्लस एस और उसको मल्टीप्लाई कर दे ए से। आप चूंकि टीचर हैं और टीचर्स को इस इक्वेशन, आसान सी इक्वेशन को समझाना बड़ा इजी है। के से मुराद है नॉलेज। आपके पास नॉलेज है, और नॉलेज आप कब हासिल करते हैं? आप पैदा होने से लेकर कब्र की दीवारों तक इल्म हासिल करते हैं। आप चाहते ना चाहते हुए इल्म हासिल करते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं। ये इल्म क्या होता है, इसके कितने कितनी ब्रांचेस होती हैं, इंशाल्लाह इस पर फिर किसी रोज आपसे गुफ्तगू हो जाएगी। अभी इस इक्वेशन को समझाना है कि आपके पास नॉलेज है जी, आप बड़ा पढ़ कर आए हैं जी, आपके पास किताबों के ढेर हैं जी, आपके माइंड में एमएससी केमिस्ट्री है, एमएससी मैथमेटिक्स है, पूरा आपके पास नॉलेज। दूसरे नंबर पर मैंने लिखा है जी एस। एस का मतलब है, एस इज इक्वल टू स्किल। यानी आपके पास नॉलेज भी है और आपके पास वो तमाम तरीके हैं, वो स्किल्स हैं, वो तमाम महारतें भी मौजूद हैं, जिन महारतों को यूटिलाइज करके आप अपने नॉलेज को यूटिलाइज करते हो और अच्छा परफॉर्म करते हो। आप टीचर हो, आपके पास पूरा नॉलेज है, आप इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हो, आपके पास इंग्लिश का बहुत खूबसूरत और अच्छा नॉलेज है, आपके पास स्किल बड़ी मौजूद है, आपको पूरी महारत है, अपने सब्जेक्ट पर पूरी ग्रिप है। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर इसी जूम के जरिए स्किल विल मैट्रिक्स होगा, स्किल विल मैट्रिक्स, उस पर हम इंशाल्लाह डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। नॉलेज, आपके पास इल्म है। नंबर 2, आपके पास स्किल है। अब तीसरा, मैंने इस इक्वेशन में ए लिखा है, ए फॉर एटीट्यूड। स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गया है, आप देख लीजिए। एस से मुराद स्किल है, के से मुराद नॉलेज है और ए से मुराद एटीट्यूड है। अब इस इक्वेशन को समझने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल बना लेते हैं। वो उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि आपके पास 100 नॉलेज है, यानी 100 में से 100 नंबर आपको मैं नॉलेज के दे देता हूं। इक्वेशन आपके सामने मैंने मैथमेटिकली सॉल्व कर दी है। उस एग्जाम्पल को जरा देख लीजिएगा कि मैंने आपको 100 में से 100 नंबर दे दिए कि आपका नॉलेज 100 है। अब आपको स्किल भी 100 में से 100 मार्क्स दे देता हूं कि आपकी स्किल भी पूरी है जनाब, आप पूरा महारत रखते हो अपने सब्जेक्ट को कैपिटलाइज करने की, आपको पूरा अकाउंटिंग आती है, आपको मैथमेटिक्स आता है, आपको बिजनेस मैनेजमेंट आती है, आपको केमिस्ट्री आती है, आप टीचर हो, आपको फिजिक्स आती है, आप पढ़ा सकते हो, आपको नॉलेज पूरा ग्रिप है, आपके पास स्किल पूरी है। ओके, तीसरा पॉइंट इसमें मैंने दिया एटीट्यूड। किसी भी वजह से आपका एटीट्यूड 0 हो गया, आपका रवैया पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं, न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया। पॉजिटिव हो तो रिजल्ट कुछ और होएगा, नेगेटिव हो तो कुछ और होएगा, सिकम हो तो कुछ और होएगा। आपका रवैया 0 हो गया किसी वजह से, मसलन आपको सैलरी टाइम पे नहीं मिली, आपकी लेग पुलिंग शुरू हो गई है, आप अपनी मैनेजमेंट से किसी वजह से नाराज हो गए हो, या आपके स्टूडेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, आपने कहा दफा करो, नहीं नहीं पढ़ते ना पढ़े, आपने भी हाथ पांव छोड़ दिए, आपका एटीट्यूड 0 हो गया किसी वजह से। पैसा ना मिलने की वजह से, आपके कुलीग्स के रवैये की वजह से, मैनेजमेंट के रवैये की वजह से, स्टूडेंट्स के रवैये की वजह से, या किसी भी और रवैये की वजह से। एटीट्यूड किस किस वजह से हो सकता है, इसको मजीद एक्सप्लेन किया जा सकता है। आपका रवैया 0 हो गया, तो क्या आप समझते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो?
आपका रिजल्ट 0 हो जाएगा, आपकी परफॉर्मेंस 0 हो गई। नॉलेज 100 होने के बावजूद, स्किल 100 होने के बावजूद आपका एटीट्यूड जब 0 हुआ तो आपका सारे का सारा परफॉर्मेंस एरिया 0। तो इसलिए एक और एग्जाम्पल बनाते हैं और उस एग्जाम्पल को भी समझने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें आपके पास नॉलेज है 50। हम आपको मार, आप बहुत अच्छा नहीं पढ़े हुए जी, आप कम पढ़े हुए हो, आप बहुत अच्छा नहीं पढ़े, आपके पास 50 नॉलेज है। अच्छा, आपके पास स्किल भी बड़ी अच्छी नहीं है, आपके पास महारत भी है बड़ी अच्छी नहीं है, आपके पास महारत भी 50 है। ओके, तो अब आपकी महारत भी 50 और आपका नॉलेज भी 50 और आपका एटीट्यूड, चले मैं 100 नहीं करता, आपका एटीट्यूड 50 है जी, पॉजिटिव है लेकिन बहुत पॉजिटिव नहीं है, 100 नहीं है, चले 50 आपका एटीट्यूड है। तो आपका नॉलेज 50 होने के बाद, स्किल 50 होने के बाद, ऊपर की एग्जांपल में नॉलेज 100, स्किल 100, एटीट्यूड 0 था, सारा कुछ 0 हो गया। इस एग्जाम्पल में आप बहुत अच्छा पढ़े हुए नहीं हो, आपकी स्किल भी बहुत अच्छी नहीं है और आपका एटीट्यूड चले थोड़ा बेहतर है, 50 है, तो आपने रिजल्ट 5000 दे दिया। हालांकि हम इसको नंबर फॉर्म में लिख रहे हैं लेकिन आपको समझाने के लिए। और अगर इसी एग्जाम्पल को आप, एटीट्यूड आपका 100 हो जाए तो फिर आप रिजल्ट को देख लीजिए वो कहां पर बात जाएगी। आपका 10,000 न्यूमेरिकल इक्वेशन में आंसर आएगा तो आपकी परफॉर्मेंस 10,000 पॉइंट तक चली जाएगी। और ऊपर की एग्जांपल में अगर आप अपने एटीट्यूड को नेगेटिव में कर लें, अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो गया, फर्ज करें वो जहां पर 0 लिखा हुआ है वो -10 हो गया या -20 हो गया या -100 हो गया कि आप तो काम करना ही नहीं चाह रहे, तो फिर देखें क्या होगा। तो इसलिए एटीट्यूड वो बला है जो सारे के सारे रिजल्ट को या 0 कर देती है या मल्टीप्लाई करके कहां की कहां पर ले जाती है। तो आप चूंकि टीचर कम्युनिटी हो और हमारे एटीट्यूड बड़ी जल्दी 0 पर पहुंच जाते हैं, डिस्टर्ब, हमें थोड़ा सा कोई बात होती है तो हम अपने आप को डिस्ट्रक्टिव पॉइंट पर ले जाते हैं। और मैंने आपको एक एटीट्यूड की एग्जांपल दिया, सिकम एटीट्यूड, और उसमें क्या होता है कि आप करते ये हो कि पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे को भी पॉजिटिवली डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए एटीट्यूड को समझना हमारे लिए जरूरी है। आगे देखते हैं जनाब। आपने अभी इस एग्जाम्पल से मुझे लगता है कि हमारी बात को समझ लिया होगा। आपके जहन में कुछ सवाल हो, आप कुछ इस इक्वेशन के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में कुछ जानना चाहते हो तो आप जरूर देखिएगा। और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं ताकि हम अपने क्लोजिंग सेशन की तरफ पहुंच जाएं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप फ्री हैं टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट एटीट्यूड। रवैया क्या होता है, रवैया किस तरह डेवलप होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो अभी आपको बतानी है बिफोर क्लोजिंग माय सेशन, और वो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ेंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सवाल ये पूछा जाता है कि सर हमारे एटीट्यूड तो हमारा इन्वायरमेंट बनाता है, हमारी एजुकेशन बनाती है, हमारा एक्सपीरियंस एक्सपोजर बनाता है, तो कुछ लोगों के तो एटीट्यूड नेगेटिव बने हैं, क्या वो पॉजिटिव हो सकते हैं? क्या सिकम एटीट्यूड वाले लोगों का रवैया बेहतर हो सकता है? यस, मेरी राय के मुताबिक वो एटीट्यूड पॉजिटिव हो सकते हैं। उसका बड़ा आसान तरीका ये है कि उसके लिए आपको किसी मेंटोर का सहारा लेना पड़ेगा। किसी भी एक को हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि किसी के साथ ताल्लुक सिर्फ दो ही वजूहात से बनाया करो, या कुछ सीखने के लिए या कुछ सिखाने के लिए। किसी ऐसे उस्ताद को पकड़ लें जो आपके नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में बदल दे। हम ऐसे उस्तादों को जानते हैं कि जो
आपके अंदर के बहुत सारी नेगेटिव ट्रेट्स को बगैर आपको बताए हुए, बगैर आपसे बात किए हुए, आपके अंदर को इस तरीके से पॉलिश करते हैं कि आपके नेगेटिव एटीट्यूड पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं, न्यूट्रल एटीट्यूड पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं, सिकम एटीट्यूड पॉजिटिव में चेंज हो जाते हैं। तो पॉइंट ये है कि अगर आप अपने आप को बेहतर एटीट्यूड और रवैयों में ढालना चाहते हैं, तो किसी किसी ऐसे उस्ताद के पास, किसी ऐसे मेंटोर के पास, किसी ऐसे दानिश्वर के पास चलें, किसी ऐसे मुर्शिद के पास कुछ अपने आप को अटैच करें जिससे आप कुछ सीखें। और और वो आपको गैर महसूस तरीके ही से आपके अंदर को इस तरीके से पॉलिश करे कि आपके रवैये तब्दील हो जाएं। और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी जिंदगियों को, आपके नेगेटिव ट्रेट्स को, आपके एटीट्यूड को, आपके अंदर की बुरी बुरी आदतों को बदल देते हैं, आपके अंदर के तेल को तब्दील कर देते हैं। मैंने शुरू में एग्जांपल दी ना, वो जो दिया होता है और दिए के अंदर का तेल जलता है, पहले नंबर पर वो आपके अंदर के बर्तन को साफ करते हैं और साफ करने के बाद उसमें नया तेल भरते हैं, और वो तेल जो आपको पॉजिटिव मुआशरा क्रिएट करने में मदद देता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में बहुत सारी बातें आपको समझ आई होंगी, लेकिन फिर भी अगर इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब आपको जरूर दे दूं। आपका बहुत शुक्रिया कि आज भी आपने मेरी बात सुनी। और पिछला लेक्चर जो हमने मंतक तायर कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स पर दिया था, उस पर आप लोगों के सवालात और आपकी उस कॉन्फ्रेंस, उस जूम सेशन ने बहुत अच्छा लगा आपके साथ वो सेशन करके। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन भी बहुत अच्छे तरीके से आप सीख लेंगे कुछ चीजें। और फिर भी अगर आपको यहाँ से ना पता चले, आप इसी वीडियो को आरजे इरफान यूट्यूब चैनल पर दोबारा सुन सकते हैं। अगर यहाँ पर सवाल नहीं पूछ सकते तो वहां पर कमेंट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं, ताकि हम आगे आने वाली जिंदगी में एक पॉजिटिव मुआशरे को क्रिएट करने में अपना किरदार अदा करें। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम हाउस को ओपन करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।